अहिंसा परमो धर्म, ये कथन किसी और के नहीं बल्कि महात्मा गांधी के थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बिना किसी हिंसा के आंदोलन किए जा सकते हैं, सत्याग्रह किए जा सकते हैं और आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। लेकिन भगत सिंह इसके बिल्कुल विपरीत थे। इसके पीछे की 3 मुख्य वजह थी। पहली वजह है कि उनका जो परिवार था पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें प्रेरित किया और आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए उत्साहित किया। साल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। तीसरा, वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों को साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि बिना किसी हिंसा के स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। जबकि पहले भी उनकी मानसिकता ऐसी थी जैसे गांधी जी की थी कि अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने सबकी मानसिकता को चेंज कर रखा था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को देखते हुए भगत सिंह ने ये निर्णय लिया कि बिना किसी हिंसा के आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और उन्होंने आखिर में फैसला कर लिया कि हिंसा ही आजादी दिलाने का एकमात्र रास्ता है। और इसी सोच के साथ शुरुआत होती है एक क्रांतिकारी भगत सिंह की। इसके बाद भगत सिंह गदर दल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने भगत सिंह जैसे और क्रांतिकारियों को भी इस संगठन में शामिल किया था। 3 फरवरी 1928 ये वो साल था जब साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था और इसी के नाम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया था। साइमन कमीशन का उन दिनों बहुत विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझना था, मतलब भारत की गुप्त जानकारियों को समझना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके विधानसभा में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां इसका जमकर विरोध किया जाता है और इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं। और यह विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा बनाए गए एक संगठन के द्वारा किया जा रहा था। साल 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन को रोकने के लिए जेम्स स्कॉट आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे देता है और इसी लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, क्योंकि वो बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं इस लाठीचार्ज से। लाला लाजपत राय की मौत की खबर सुनते ही भगत सिंह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और एक गुप्त योजना बनाते हैं जेम्स स्कॉट को मारने की। अब बनाई गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर थाने के सामने टहलने लगते हैं ताकि किसी को ये न लगे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि वो खराब हो गई हो। आपको बता दूं कि जय गोपाल भी HSRA के सदस्य थे और भगत सिंह के साथी थे। इस घटना में भगत सिंह का साथ देने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, जो DAV नामक स्कूल के पीछे छिपे थे और रक्षक का काम कर रहे थे। तभी गोपाल इशारा करते हैं और 17 दिसंबर 1928 को ASP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उनके सर पर मारी, जिससे वह तड़पने लगा। उसकी मौत वहां पर हो जाती, लेकिन भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां दागकर उसे वहीं पर मार दिया। अब घटना को अंजाम देने के बाद भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग निकलते हैं। तभी एक सिपाही चनन सिंह उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि इस सिपाही को चंद्रशेखर आजाद द्वारा रोका भी जाता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन यह सिपाही नहीं मानता और इसे गोली मार दी जाती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, जिससे चनन सिंह की भी मौत हो जाती है। लेकिन जिसे भगत सिंह द्वारा मारा जाता है वह जेम्स स्कॉट नहीं बल्कि ASP सैंडर्स था। और इस तरह से भगत सिंह द्वारा लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया जाता है और सब बचकर भाग निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। अब दूसरी घटना शुरू होती है असेंबली में बम फेंकने की, जिसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि अब भारतीय जाग चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार नए नए ऐसे कानून ला रही थी जो भारतीयों के खिलाफ थी और ऐसे कानून को संसद में लागू होने से रोकना भी जरूरी था। और इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। लेकिन इस बार इस योजना का उद्देश्य कोई खून खराबा करने का नहीं था, बल्कि अंग्रेजों तक आवाज पहुंचाने का था कि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति बहुत आक्रोश है जो भारतीयों के विरुद्ध बनाई जाती हैं। अब इस बनाई गई योजना को पूरा करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना जाता है और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक साथ एक ऐसी स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन पूरा हॉल धुएं से भर जाता है और भगत सिंह वहां से भागते भी नहीं हैं, बल्कि जैसे ही बम फटता है वह इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं
और कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में भगत सिंह को करीब 2 साल तक रखा जाता है। इस दौरान भगत सिंह ने एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। आपको बता दूं कि जेल में एक और घटना होती है जहां भगत सिंह अपने साथियों के साथ 64 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, जिससे उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास भूख हड़ताल से अपने प्राण त्याग देते हैं। और 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को अदालत के द्वारा सजा सुनाई जाती है और कई तरह की धाराएं लगाई जाती है और आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है, जिसमें 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 23 मार्च 1931 को 7:33 पर भगत सिंह और इनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है और इस तरह भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन भगत सिंह की ये कुर्बानी सदियों तक याद की जाएगी और हिंदुस्तान का हर एक बच्चा भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे का नारा लगाएगा। भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे।